गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से ही पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का इस सेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। अब यहाँ से शुरू करते हैं हम आज का अपना सफर। तो 6.3 अब हम लोग 6.3 के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों के कुछ कंडीशन, कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगी, वो अच्छे से आप लोग समझिए, जिससे 6.3 करना आसान हो जाएगा। तो हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी दो ट्रायंगल सिमेट्रिकल होंगे और उन दोनों ट्रायंगल के सिमेट्रिकल होने के क्या क्या कंडीशन होंगे, यही हम लोग अब देखेंगे। इसके पहले हम लोग ये देख चुके हैं सिमेट्रिकल होने के लिए दो कंडीशन होते थे। क्या होते थे? करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते थे, और दूसरा होता था करेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में होते थे। यही दो कॉन्सेप्ट था कोई भी ट्रायंगल के सिमेट्रिकल होने के लिए, या यही दो कंडीशन कह सकते हैं। यही दो कंडीशन है। एक करेस्पॉन्डिंग एंगल का क्या मतलब होता है? करेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है कि अगर यह एंगल ए है तो यही एंगल डी, यही दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे, और यह दोनों एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। या तो हम ऐसे दूसरा ट्रायंगल बना के देखें जिसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल है 90 और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है 90। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ 90 है तो यहाँ 90 होगा। अगर ये ए बी सी होगा तो ये डी ई एफ हो जाएगा। तो ए के करेस्पॉन्डिंग क्या होगा? डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 90 है और यहाँ 90 है। अगर इसे हम 30 मान लें और इसे भी हम लोग 30 मान ले तो ये हमारा 60 हो जाएगा, ये हमारा 60 हो जाएगा। तो ए के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? डी, यानी कि हम लिखेंगे ए और डी एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है। फिर सी है, फिर यहाँ क्या है? ई है, फिर यहाँ बी है, और यहाँ क्या है? एफ है। यानी कि हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए सी बी इज सिमेट्रिकल टू ट्रायंगल डी ई एफ। यही होता है सिमेट्रिकल लिखने का तरीका, कि हम सबके एंगल को देखें और उसी एंगल के अनुसार हम एक तरफ से सारे के सारे साइड को रख दें। इसी वे पे हम लोग बहुत आसानी से सिमेट्रिकल लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे कि क्या क्या कंडीशन होंगे किसी भी दो ट्रायंगल के सिमेट्रिकल होने के लिए, और उन कंडीशन को भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। इस टाइम मुझे काफ़ी थकान हो गई है, जिसके कारण मेरी आवाज़ भी काफ़ी धीरे है और मेरी स्पीड भी काफ़ी धीरे है, लेकिन समझाने में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, मैं अच्छे से समझाऊंगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कोई भी दो ट्रायंगल बनाते हैं और उनके सिमेट्रिकल होने के कंडीशन या कॉन्सेप्ट को देखते हैं। माना दो ट्रायंगल ले लिया गया, एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल हो गया डी ई एफ। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा कि इनके तीनों एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। पहला जो कंडीशन होगा किसी भी ट्रायंगल के सिमेट्रिकल होने के लिए, वो पहला क्या कंडीशन होगा कि उनके तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या होगा कि उनके, चलो पहले कंडीशन पे थोड़ा सा और अच्छे से इसे देखते हैं। तो कई बार ऐसे ट्रायंगल देता है और वो बोल देगा कि जो यहाँ का एंगल है ए डी ई बी सी, क्या बोलेगा? जो एंगल बी है वह एंगल ई के बराबर है,
और हमें प्रूव क्या करना होगा कि एंगल ए ई डी सिमिलर होगा एंगल ए बी सी के। एंगल डी ए ई डी सिमिलर होगा किसके? एंगल ए बी सी के। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये कैसे सिमिलर होगा, ये दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर हो सकते हैं। OMG, फिर से बनाते हैं, नहीं यहाँ पे है। तो हम देखेंगे ये दोनों कैसे सिमिलर होंगे। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखा जाए तो एक एंगल जो यहाँ ए है और यह एंगल जो यहाँ ए है, दोनों में क्या है? कॉमन है। यानी कि अगर एक एंगल ए बी सी देखा जाए तो ए बनेगा ए बी सी, जहाँ पे यह जो एंगल है वही जब एंगल ए डी ई बनेगा तो भी यह एंगल यहीं पे मौजूद है। यानी कि अगर इसमें यह एंगल यक्स है तो इसमें भी यह एंगल क्या होगा? यक्स ही होगा। यानी कि दोनों ट्रायंगलों में ए क्या है? ए कॉमन है और कॉमन होने के कारण दोनों ही ट्रायंगल में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए है। और एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी दिया हुआ है कि एंगल जो तुम्हारा ई है वो एंगल बी के इक्वल है। ये तो दिया हुआ है कि अगर एंगल बी वाई है तो एंगल ए ई क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। अब अगर हम तीसरा देखें, तीसरा साइड, बड़े वाले ट्रायंगल ए तो वाई हो गया। अगर बड़े वाले ट्रायंगल में तीसरा साइड देखें तो तीसरा साइड क्या हो जाएगा? यही होगा ना, 180 माइनस यक्स प्लस वाई, यही होगा हमारा तीसरा साइड। क्योंकि हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो तीनों एंगल्स के सम होते हैं वो कितना होता है? 180 होता है, जिसमें हमें दो एंगल मिल चुके हैं और हमें तीसरा एंगल निकालना है। तो तीसरा एंगल क्या हो जाएगा? 180 माइनस दो एंगल का सम। यानी कि ये जो हमारा तीसरा एंगल होगा वो होगा 180 माइनस यक्स प्लस वाई। और अगर हम लोग यही इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखा जाए, ये हो जाएगा 180 माइनस यक्स प्लस वाई। और यही अगर छोटे वाले यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? यहाँ भी दो एंगल का सम क्या है? यक्स और वाई है। और तीसरे एंगल का सम क्या हो जाएगा? मतलब तीसरा एंगल क्या हो जाएगा? 180 माइनस यक्स प्लस वाई। इससे तीसरा एंगल निकल जाएगा। इस बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर है दूसरे ट्रायंगल में एंगल ए के, एंगल ई बराबर है एंगल बी के, और एंगल डी बराबर है एंगल सी के। इस बेसिस पर ये जो दोनों ट्रायंगल होंगे एक दूसरे के सिमेट्रिकल होंगे। और लिखने का तरीका क्या होता है? अगर हम ए से शुरू करें तो ए हो जाएगा, बड़े वाले ट्रायंगल में हम क्या ले रहे हैं? वाई, तो यहाँ बी हो जाएगा। और फिर क्या लिए हैं? 180 माइनस यक्स प्लस वाई, सी हो जाएगा। सेम इसी पैटर्न पर यहाँ लिखेंगे। पहले ए लिखेंगे, दूसरे पे हम लोगों ने क्या लिया था? वाई लिया था, तो ई लिखेंगे। और तीसरे पे 180 माइनस यक्स प्लस वाई लिए थे तो डी लिखेंगे। और ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? एक दूसरे के सिमेट्रिकल होंगे। ये सिमेट्रिकल होने का सिंबल है, ये सिमेट्रिकल का सिंबल है। अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनेगा कि ये एंगल सिमेट्रिकल होंगे या नहीं होंगे। कोई दो एंगल उसमें कॉमन दे देगा, इसके बाद एक एंगल की वैल्यू दे देगी और तीसरा एंगल पूछ लेगा। और कभी भी अगर किसी भी दो ट्रायंगल में तीनों एंगल इक्वल हुए तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? वो ट्रायंगल सिमेट्रिकल हो जाएगा। इसे कहते हैं ए रूल।
यानी कि एंगल 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 रूल। अगर यहाँ का एंगल x है और यहाँ का एंगल x है तो यहाँ का एंगल y है, और यहाँ का एंगल y है, यहाँ का एंगल z, तो यहाँ का एंगल अगर z है तो इसे ए रूल के तहत कह सकते हैं कि ट्रायंगल, क्या x की जगह पे क्या है लेते हैं, a से लेते हैं, a की जगह पे क्या है y है, फिर b है, फिर c है। यहाँ भी ट्रायंगल d, फिर e, फिर f हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिकल हो जाएंगे। इसे आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। फिर आगे चले, दूसरा हो जाएगा हमारा एस रूल। एस रूल हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी कि इन साइड के क्या होने चाहिए, ये जो सारे के सारे साइड हैं, ये सारे साइड सेम रेशियो में होना चाहिए। इन दोनों का जो रेशियो होगा वही इन दोनों का भी रेशियो होगा, और वही इनका भी रेशियो होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ए बी डिवाइड बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई ई एफ इज इक्वल टू सी ए डिवाइड बाई एफ डी। इस रेशियो में होने चाहिए। अगर तीनों ट्रायंगल के तीनों साइड इसी रेशियो में है तो इसे हम यस रूल से कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमेट्रिकल है। सीक्वेंस क्या रहेगा, ए बी फिर सी रहेगा। उसी तरह ट्रायंगल ए बी सी इज सिमेट्रिकल टू ट्रायंगल डी ई एफ। ए लिखने का तरीका हो जाएगा, सिमेट्रिकल होने का तरीका हो जाएगा। अब तीसरा चलते हैं। तीसरा रूल क्या होगा, तीसरा रूल हमारा होगा एस रूल। क्या होगा तीसरा, एस रूल। यानी कि किसी भी ट्रायंगल के कोई दो साइड क्या हो, कोई भी दो साइड सेम रेशियो में हो और उनके बीच का एंगल भी सेम हो। अगर ऐसे ट्रायंगल बनेंगे तो हम कह सकते हैं एस रूल से कि ये दोनों ट्रायंगल सिमेट्रिकल होंगे। एक सेकेंड, ABC। अगर हमें ये पता हो कि ये जो इधर का साइड है और ए साइड है, जैसे ये हमारा 2 है और ये हमारा क्या है 5 है, और ये हमारा 4 है, तो ये हमारा क्या है 10 है। अगर इन दोनों का रेशियो चेक किया जाए 2 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 10, इसे काट दिया जाए तो क्या हो जाएगा 2/5। यानी कि ये दोनों क्या है, सेम रेशियो में है, जिस रेशियो में ये दोनों है। और इनके बीच का हमें एंगल पता हो कि इसके बीच का एंगल क्या है, y है, और यहाँ पर भी इसके बीच का एंगल क्या है, y है। तब हम कह सकते हैं एस रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। फिर से हम उसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। ए बी ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। अगर आप लोगों ने इसके पहले 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी होगी, तो कॉन्ग्रुएंसी में आप लोगों को ये सारे रूल बताया गया होगा। ए रूल, एस रूल, और क्या होता है एस रूल। जिसमें क्या होता था, इसमें तो रेशियो में होता है, और लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में साइड भी इक्वल होते हैं। जो मैंने आप लोगों को कॉन्ग्रुएंसी में पहले भी बता रखी हूँ कि कॉन्ग्रुएंसी में शेप एंड साइज दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन इसमें नहीं, सिमिलरिटी में क्या होता है कि शेप तो सेम रहेगा लेकिन साइज क्या होगा, रेशियो में रहेगा। साइज इसका रेशियो में रहता है, साइज सेम नहीं रहता है।
अब इसके बाद एक आता है ए रूल कि अगर हमारे पास कोई दो ट्रायंगल हो, यह ट्रायंगल हो गया हमारा 40 और इसे हम लोग ले रहे हैं 60, ABCDEF, और हमारा यह एंगल हो गया 40 और यह एंगल हो गया 60। तो इसमें अगर दो एंगल क्या हुआ, इक्वल हो गया, तो ए रूल से यह दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। अब क्यों कहलाएंगे ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, अगर यह एंगल 40 है, यह एंगल 60 है, तो यह एंगल कितना हो जाएगा, 40-60 कितना होता है, 100 होता है, और तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो अगर हम 180 में से 100 घटा देंगे तो हमारा यह एंगल 80 आ जाएगा। सेम इसी पैटर्न से हम देखेंगे कि दोनों एंगल का सम कितना होता है, 100 होता है, और यह एंगल जो तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। अगर तीनों एंगल के सम में से दो एंगल का सम घटा देंगे तो हमारा तीसरा एंगल आ जाएगा, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो हम देखेंगे अगर कभी भी किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल सेम होते हैं तो तीसरा एंगल अपने आप ही सेम हो जाएगा। कभी भी किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल सेम हुए तो तीसरा अपने आप सेम हो जाएगा, क्योंकि 180 में से हम दोनों का सम निकाल देंगे तो हमें तीसरा एंगल दोनों में वही मिल जाएगा। ये हुआ हमारा ए रूल। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही थी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है जिसमें कहता है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन द फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। इसमें ये कहा गया है कि इन सारे ट्रायंगल को देखो और सबसे पहले यह बताना है कि क्या यह सारे ट्रायंगल सिमिलर हैं, और अगर सिमिलर हैं तो किस क्राइटेरिया के कारण यह ट्रायंगल सिमिलर हुए, और सिमिलरिटी का सिंबल भी लिखना है। हिंदी में यह है, बताइए कि आकृति में दिए त्रिभुजों के युग्म में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। समरूपता की कसौटी का मतलब यही है कि ए रूल से आपने किया है कि यस रूल से किया है कि यस रूल से किया है, यही इसमें पूछा है जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया। साथ में समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी लिखिए, जैसे ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ। यही है त्रिभुजों का सांकेतिक रूप, जिसमें आप लोगों को क्या करना है, व्यक्त करना है समरूपता की कसौटी, यानी कि उसके जो कंडीशन है वो बताना है, और सांकेतिक रूप का मतलब उसे संकेत में देना है कि क्या सिमिलर है। चलिए एक एक ट्रायंगल को देखते हैं, कौन ट्रायंगल सिमिलर है और किस कारण से सिमिलर है। अगर हम देखें कि हमारा जो एंगल ए है वो कितना है, 60 है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए 60 है, और इधर हम लोग देखें तो एंगल पी भी 60 है। फिर अगर हम देखें तो एंगल बी 80 है, यहाँ भी एंगल बी क्या है, 80 है। यानी कि पहली जगह हम लोगों ने क्या देखा, एंगल, दूसरे जगह हम लोगों ने क्या देखा, एंगल। 80 के सामने क्या है, बी है, और यहाँ पर 80 के सामने क्या है, क्यू है, तो हम लोग यहाँ भी क्या लिखेंगे, क्यू लिख देंगे। अब तीसरा एंगल देखते हैं, यहाँ भी 40 है और यहाँ भी 40 है, और 40 के पास क्या है, C है, और यहाँ 40 के पास R है। यानी कि हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। और किस बेसिस पे हम लोग देखें, कंडीशन क्या था, एंगल एंगल एंगल, यानी कि हम लिख सकते हैं एंगल 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 रूल से, या ए रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे।
अब आते हैं, अब यहाँ देखते हैं कि क्या यह दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। इसके एंगल देखते हैं, तो एंगल तो हमें फिलहाल पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर हम लोग साइड देखें, अगर साइड ए देखें कितना है 3 है, तो साइड पी क्यू देखें तो कितना है 6 है। यानी कि हम लिख सकते हैं ए सी और पी क्यू क्या है, सेम जा रहा है। अगर साइड हम लोग देखें 2, मतलब ए बी साइड देखें तो 2 आ रहा है, और पी क्यू आर साइड देखें तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी कि हमारा ए सी जो था, अगर हम लिखें अच्छे से तो हमारा हो जाएगा ए सी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई कितना हो रहा है, क्यू आर। और तीसरा देखें, अगर ए कितना हो रहा है 2.5, और 2.5 का दोगुना कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं बी सी डिवाइड बाई आर पी। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर हम लोग क्या देखे हैं, 3/6। ए क्या होगा 3/6, ए क्या होगा 2/4, ए क्या होगा 2.5/5। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2, 2.5 1 जा 2.5, 2 जा 5 होता है। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं ये सेम रेशियो में है। यह कितना है, 2 गुना है, तो यह कितना है, एक सेकेंड, यह कितना है, यह भी 2 गुना है, यह कितना है, तो ये भी 2 गुना है। यानी कि अगर हम देखें तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज परपेंडिकुलर टू किसके, मतलब इज सिमेट्रिकल टू किसके, सिमेट्रिकल हो जाएगा आर क्यू आर पी के, किसके होगा, क्यू आर पी के। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमेट्रिकल टू ट्रायंगल क्यू आर पी, इज सिमेट्रिकल टू क्यू आर पी। देखो ए बी सबसे पहले क्या है, ए बी है, तो यहाँ पर क्या है, क्यू आर है, क्योंकि यही दो साइड है ना जो एक दूसरे के क्या है, इन रेशियो में है। यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, आर क्यू है, क्यू आर है। ए बी सी मैंने यही पैटर्न उठाया, ए बी सी, तो यहाँ से मैंने ए बी सी ले लिया है, यहाँ से क्यू आर पी लिया है। ए लाइन इस लाइन के सिमेट्रिकल है तो पहले ए बी हो जाएगा, फिर यहाँ क्यू आर हो जाएगा। यह लाइन इस लाइन के सिमेट्रिकल है तो बी के बाद सी आ जाएगा, आर के बाद पी आ जाएगा। इस बेसिस पे कह सकते हैं कि दूसरा भी ट्रायंगल जो हमारा है क्या है, सिमेट्रिकल है। अब तीसरा देखते हैं। तीसरे में एंगल तो नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ देखते हैं कि इसके साइड क्या एक दूसरे के सिमेट्रिकल हैं। अगर यहाँ देखा जाए तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखा जाए तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, लेकिन ये 2.7 2 जा 5 नहीं होगा, क्योंकि ए हो जाएगा हमारा 5.4 हो जाएगा। 2.7 2 जा 5.4 हो जाएगा। यानी कि जो ये दोनों ट्रायंगल हैं इनके जो साइड हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, किसी भी रेशियो में नहीं आ रहे हैं। आप लोग इसके रेशियो लिख के चेक कर सकते हैं। जैसे एल पी क्या लिख सकते हैं, एल पी डिवाइड बाई डी एफ इज इक्वल टू पी एम डिवाइड बाई डी ई, ऐसे ही लिख के चेक कर सकते हैं। और जो नॉट इक्वल टू ही आएगा, यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि 3 2 जा 6 तो हो रहा है, 3 2 जा 6 हो रहा है, लेकिन 2 2 जा 4 हो रहा है, बट 2.7 2 जा 5 नहीं हो रहा है, बल्कि 5.4 होगा, जो कि ये 5.4 नहीं है। तो हमारा हो जाएगा एफ डी डिवाइड बाई पी एल पी इज इक्वल टू डी ई डिवाइड बाई पी एम इज इक्वल टू ई एफ डिवाइड बाई एम एल।
ये दोनों तो इक्वल हैं क्योंकि ये हो जाएगा हमारा 6/3 और यह हो जाएगा हमारा 4/2। तो 1 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 1 जा 3 3 3 जा 6, ये दोनों जगह 3 2 जा 6, ये दोनों जगह तो इक्वल हो रहा है, बट यह इक्वल नहीं हो रहा है, यानी कि जो तीसरा ट्रायंगल हमारा है वह सिमिलर नहीं है। तीसरा ट्रायंगल हमारा क्या है, सिमिलर नहीं है। अब चौथा ट्रायंगल देखते हैं। अगर हम इस ट्रायंगल को जो ऐसे गिरा हुआ है इसको अगर इस तरह से बना दें, क्या करेंगे, यहां हम लोग लाएं कितना 70 और यहां हमारा कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 2.5। एक मिनट कॉल आ गया था, फिर से समझाते हैं इसको। देखिए अगर जो ए ट्रायंगल है ना इसी को थोड़ा सा और सीधा कर दिया जाए, जैसे जो ए लाइन है उसे क्या कहाँ बनाया जाए, यहाँ बनाया जाए यह लाइन, और यह जो 70 वाला लाइन है यहाँ बना दिया जाए, 70 वाला लाइन यहाँ बना दिया जाए और इसे ऐसे बना दिया जाए, तो यहाँ अगर 70 हो जाएगा तो यह लाइन हमारा 5 हो जाएगा और यह लाइन हमारा 2.5 हो जाएगा और इस लाइन की वैल्यू नहीं दी गई, तो ये L हो जाएगा, ये M हो जाएगा और यह N हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल देखेंगे कुछ इसी तरह से दिखेगा, यानी कि दोनों के शेप क्या होंगे, सेम टाइप के दिखेंगे, दोनों के शेप क्या होंगे, सेम टाइप के दिखेंगे। तो यहाँ पर अगर इन दोनों में देखा जाए तो क्या देखा जाएगा कि यह जो साइड है, यह जो साइड है वो किसके बराबर हो रही है, इसके बराबर हो रही है। यह जो साइड है 5 किसके रेशियो में जा रही है, तो इसके रेशियो में जा रही है, यानी कि 5 1 जा 5 5 2 जा 10। अगर यह साइड हम लोग देखेंगे तो किसके रेशियो में जा रही है, इसके रेशियो में जा रही है। और इनके बीच का एंगल कितना है, 70 है। इनके बीच का एंगल कितना आया, 70 आया। यह इसके रेशियो में और यह इसके रेशियो में और इनके बीच का एंगल 70 आया। अब मैं आप लोगों को जब कंडीशन बता रही थी तो एक कंडीशन ऐसा बताई थी जिसमें एक एंगल था और दो क्या थे, एक एंगल था और दो साइड थे। आप लोग उन कंडीशन का नाम लिखिए, कौन सा कंडीशन बताए थे। तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। चलिए अब आगे इसको फिर से करते हैं शुरू। देखिए आप लोगों को मैं लिखने का तरीका बताई थी। लिखने का तरीका क्या था कि अगर हम लोग यहाँ 70 है तो 70 से शुरू करते हैं, यह इसके रेशियो में है, आप लोग इतना याद रखिएगा। तो यह क्या होगा, m हो जाएगा। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, m लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, q लिखेंगे। यहाँ हो गया m और यहाँ क्या हो गया, q हो गया। और इसके बाद आते हैं l और यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा R, इसके बाद यहाँ हो जाएगा N और यहाँ हो जाएगा P। तो हम लिख सकते हैं MLN इज सिमेट्रिकल टू QRP। यहाँ पर सिमिलर का सिंबल बना देंगे और ये जो हमारा रूल होगा वो होगा साइड यानी कि S, फिर एंगल A, फिर क्या होगा एस रूल के तहत ये जो ट्रायंगल होंगे हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिकल होंगे। अब ये जो MLN मैं लिखने का तरीका बताई हूँ, कोई बच्चे यहाँ से इसको LNM भी लिख सकते हैं। फिर मैंने क्या, L से शुरू हुआ है ना तो ये फिर से R आएगा, RP
क्यू भी लिख सकते हैं। लेकिन हमेशा से बस इतना ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे एम है तो यहाँ पर भी फर्स्ट पोजीशन पे क्यू होना चाहिए। अगर यहाँ लास्ट पोजीशन पर एम है तो यहाँ भी लास्ट पोजीशन पर क्यू होना चाहिए, तभी दोनों सिमेट्रिकल होंगे। अगर यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पे एल है तो यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पर आर है, और यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे एल है तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर आर होना चाहिए। यानी कि कहने का तात्पर्य, ये क्या था, एम था। कहने का तात्पर्य ये है कि एम जो होगा वो क्यू के ही साथ होगा, एल जो होगा वो आर के ही साथ होगा, एन पी के ही साथ होंगे। पोजीशन यही होना चाहिए। लिखने के लिए आप एन एल एम भी लिख सकते हैं, पी आर क्यू भी लिख सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। बट पोजीशन किसी का भी चेंज नहीं होना चाहिए, इनकी जो साथ होनी चाहिए कॉम्बिनेशन यही बनना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या है, 80 है। यहाँ पर भी क्या है, 80 है। और यहाँ पर क्या है, 2.5 है। 80 के बाद क्या है, 2.5 है। यानी कि 80 के बाद यहाँ क्या है, 5 है। ये दोनों क्या है, सिमेट्रिकल है। और इसके बाद 2.5 के बाद और यहाँ 5 के बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू 3 दी गई है, बट यहाँ पर इसकी वैल्यू कुछ दी ही नहीं गई है। अब अगर इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे तो पहले 80 का दिया गया है, ठीक है, फिर यहाँ क्या है, 80 है, बट इसके आगे जाएंगे तो 2.5 यहाँ दिया गया है, इसका इन रेशियो 5 यहाँ दिया गया है, फिर इसके आगे जाएंगे तो 3 यहाँ दिया गया है, और इसके आगे हम लोग यहाँ से जाएंगे तो यहाँ कुछ वैल्यू ही नहीं दी गई है। यानी कि यहाँ 80 है, यहाँ 2.5 है, और यहाँ ये वैल्यू दी गई है, यहाँ ये वैल्यू ही नहीं दी गई है। इसीलिए ये दोनों क्या होंगे, सिमेट्रिकल नहीं होंगे। आप लोग गलती से ये मत कीजिएगा कि 2.5 का दोगुना ये 5 है तो ये हो जाएगा, 3 का दोगुना ये 6 है तो हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अगर यही 3 यहाँ पर दिया गया होता तब यह इसके इक्विवेलेंट होता, तब हम कह सकते थे साइड एंगल साइड। बट यहाँ क्या है कि यह पहले एंगल दे दिया गया, फिर साइड दिया गया, फिर साइड दिया गया, और यहाँ पर क्या हुआ है कि एंगल दे दिया गया है, फिर इसके बाद साइड तो दिया गया है, लेकिन इसके बाद फिर साइड नहीं दिया गया है। यानी कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमेट्रिकल नहीं होंगे। अब यहाँ देखते हैं, अगर यह एंगल हमारा 80 है और यह एंगल हमारा 70 है तो यह एंगल कितना हो जाएगा, 80 और 70 कितना होता है, 150 होता है। और 180 में से अगर 150 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यह एंगल हमारा कितना हो जाएगा, यह एंगल हमारा 30 हो जाएगा। अगर यह एंगल हमारा 30 दिया हुआ है, यह एंगल 80 दिया हुआ है, तो 80 और 30 110 होता है, और 180 में से 110 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70। तो यह एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यानी कि तीनों एंगल क्या है, सेम है। तो ए प्रॉपर्टी से यह क्या हो जाएगा, ए प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। और जैसा कि मैं आपको क्या बताई हूँ, लिखने का तरीका बताई हूँ, तो जैसे ये हो जाएगा DEF, ट्रायंगल DEF इज मतलब इज सिमेट्रिकल टू एंगल 70 के सामने का ही लिया है ना, डी किसके सामने है, 70 के सामने, तो यहाँ भी 70 के सामने क्या होगा, P, एंगल P। 80 के सामने का E सेकेंड पोजीशन पे है तो 80 के सामने का Q सेकेंड पोजीशन पे आएगा। फिर 30 के सामने का F थर्ड पोजीशन पर आया है तो यहाँ पे 30 के सामने का F का R किस पोजीशन पर आएगा, थर्ड पोजीशन पर आएगा। लिखने का तरीका यही होगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, FED लिख सकते हैं, तो यहाँ भी F क्या हो जाएगा, RQP हो जाएगा, ट्रायंगल
के सिंबल। अब F के सामने आपका क्या है 30 है, तो यहाँ R के सामने भी क्या है 30 है, दोनों जगह सेम है। अब E के सामने यहाँ क्या है 80 है, तो यहाँ पर Q के सामने क्या है 80 है, यहाँ पर D के सामने कितना है 70 है, तो यहाँ पर P के सामने कितना है 70 है। तो लिखने के लिए आप लोग ऐसे तो लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, बट इन सब का पोजीशन नहीं चेंज होना चाहिए कि अगर यहाँ E है और E की वैल्यू हमारी 80 है तो यहाँ पर R ना लिख के हम Q लिख दें, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर Q के सामने की भुजा कितनी है 80 है। तो ऐसा होना चाहिए कि दोनों तरफ के क्या होने चाहिए एंगल सेम होने चाहिए। ये समझ में आया। E के सामने की भुजा कितनी है 80 है, तो यहाँ पर भी Q के सामने कितनी होनी चाहिए 80 होनी चाहिए। यहाँ R लिखा था, R की जगह पर Q होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यह है कि इसे सिद्ध करना है। आप लोगों ने जब 9th क्लास में थे तो दो पैरेलल लाइन के बीच में कुछ ट्रायंगल पढ़े होंगे, कुछ एंगल पढ़े होंगे। दो पैरेलल लाइन थी और उन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में क्या पढ़े होंगे आप लोग, कुछ एंगल पढ़े होंगे। वो एंगल क्या क्या रहा होगा आप लोग बताइए। अगर मान लेते हैं कि दो पैरेलल लाइन बनाते हैं, ये पहली पैरेलल लाइन बन गई, ये दूसरी पैरेलल लाइन बन गई। ये क्या हुआ, यह एक लाइन हुआ और यह भी एक क्या हुआ लाइन हुआ। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ये जैसे लग रहा है कि जेड बना हुआ है। क्या बना हुआ है, जेड बना हुआ है। तो इसे कहते हैं, तो यहाँ का जो एंगल होगा वो यहाँ के एंगल के बराबर होगा। इसको अलग से बना के आपको मैं बताती हूँ। ये दोनों लाइन क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो जो यहाँ का एंगल होगा वो यहाँ के एंगल के बराबर होगा। ये कहाँ आप लोग पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे। और जो यहाँ का एंगल होगा वो कहाँ के बराबर होगा, वो यहाँ के एंगल के बराबर होगा। जो यहाँ का एंगल होगा वो यहाँ के एंगल के बराबर होगा। और जब यहाँ पर एक और लाइन हम लोग ड्रा करते हैं तो यहाँ का एंगल किसके बराबर होगा, इसे ध्यान से देखिए। ये उल्टा जेड का फॉर्मेशन है, बट फॉर्मेशन यहाँ भी जेड ही बना है। ये जेड बना है जो कि उल्टा है, फिर भी ये यहाँ का एंगल जो होगा वो यहाँ के एंगल के बराबर होगा। तो आगे चलते हैं, जो एक लाइन और थी, और जो यहाँ का एंगल होगा वो यहाँ के एंगल के बराबर होगा, जिसे वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। यानी कि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में क्रॉस का सिंबल बना हुआ है तो जो यहाँ का एंगल होगा वो यहाँ के एंगल के बराबर होगा, और जो यहाँ का एंगल होगा वो यहाँ के एंगल के बराबर होगा। ये मैं क्यों रिवाइज करवाई हूँ, क्योंकि इसके आगे कुछ क्वेश्चन है जिसमें इसे हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, इसलिए मैंने इसे यहाँ आप लोगों को बताया है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है ये देखते हैं। कह रहा आकृति ODC इज सिमेट्रिकल टू, ये जो ट्रायंगल हमारा ODC बन रहा है यह किसके सिमेट्रिकल है, OBA के, यानी कि OBA के। अब ध्यान से आप लोग देखेंगे तो O के बाद क्या आया है, D आया है, और D की वैल्यू कितनी दी गई है 70। यहाँ पर O के बाद क्या आया है, B आया है, यानी कि B की वैल्यू कितनी है 70। आप लोगों को इसीलिए मैं वहां लिखना बताई थी, क्योंकि अगर किसी बच्चे को लिखने आ जाता है तो उसके सबसे पहले क्वेश्चन तो आसान होते ही हैं, साथ में कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर रहता है। वैसे लिखने का तरीका तो बच्चे ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लेते हैं तभी तक ध्यान पे नहीं चढ़ता है, बट अगर आप लोगों ने यहाँ ध्यान से देखा होगा तो आप लोगों को लिखने जरूर आ गया होगा। जैसे ODC यानी कि जो हमारे D की वैल्यू है वही हमारी किसकी वैल्यू होगी, एंगल B की वैल्यू होगी। यहाँ पर एंगल D की वैल्यू 70 दिया गया है, तो एंगल B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी।
अब थोड़ा सा और देखेंगे तो यह क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और हमें पता है कि अगर किसी स्ट्रेट लाइन पर हमें एक एंगल दिया है 125 तो हमारा दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल के सम क्या होते हैं 180 होते हैं और अगर एक एंगल दिया गया है तो हम दूसरा एंगल 125 सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे और ये जाएगा हमारा 5 और 5 हो जाएगा, 55 आ जाएगा हमारा। यानी कि जो यहाँ का एंगल है हमारा कितना आएगा, 55 आ जाएगा। और हमें पूछा, और दूसरा चीज पूछा क्या है इसमें कि सी डी ओ की वैल्यू दी गई है 70, सी डी ओ की वैल्यू 70 दी गई है। तो हमें दिखाना ये है कि डी ओ सी इज इक्वल टू डी सी ओ, डी ओ सी इज इक्वल टू डी सी ओ, डी सी ओ। एक सेकेंड, तो यहाँ की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 55 हो जाएगी और यहाँ की वैल्यू भी हमारी कितनी हो जाएगी, 55 हो जाएगी। और अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा। और 180 में से अगर 125 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी यहाँ की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी, 55 आ जाएगी। यहाँ पर यही बोला था सिद्ध करने के लिए, यानी कि यह जो हमारा एंगल O है वह एंगल C के बराबर होगा, यही बोला था करने के लिए। एंगल O इज इक्वल टू एंगल C के बराबर, या तो एंगल D, यहाँ की वैल्यू हमारी कितनी आई है, यहाँ की वैल्यू आई है 55, यहाँ की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 55 आई है। बोला क्या था, DCO, यानी कि DCO, यानी कि हमें कहाँ की वैल्यू चाहिए थी, यहाँ की वैल्यू। दूसरी क्या बोला था, OAB, OAB। हिंदी के क्वेश्चन और इंग्लिश के क्वेश्चन दोनों में डिफरेंस है। अब दोनों में सही कौन सा है वो तो अब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं देख लेती हूँ बुक में कि दोनों में सही कौन सा है। ये इंग्लिश हिंदी का क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। यहाँ पर हमें क्या बोला था, फिर से क्वेश्चन देखते हैं और इसका आंसर देते हैं। देखो, सबसे पहले बोला था ये दोनों ट्रायंगल क्या थे, सिमिलर थे। क्या, ओ डी सी ओ बी ए के सिमिलर था, यानी कि यहाँ जो एंगल है वही एंगल बी का हो जाएगा और ये 70 आ जाएगा। और बी ओ सी की वैल्यू दी गई है। अगर बी ओ सी की वैल्यू देखें तो बी ओ सी की वैल्यू 125 दी गई है। फिर बोला था सी डी ओ की वैल्यू, सी डी ओ की वैल्यू भी 70 दी गई है। अब हमें वैल्यू निकालनी है, किसकी किसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें डी ओ सी की वैल्यू निकालनी है। यानी कि सबसे पहले यहाँ यक्स लिखें, यह यक्स का मान निकालना है। दूसरा क्या निकालना है, डी सी ओ की वैल्यू निकालनी है, डी सी ओ की वैल्यू, यहाँ की वैल्यू निकालनी है। अगर इसे हम y माने तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। और तीसरी हमें ओ ए बी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि कहाँ की वैल्यू निकालनी है, यहाँ की वैल्यू निकालनी है। अगर इसे z माने तो z की वैल्यू निकालनी है, जिसमें से हम लोग इस क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। किसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, o की भी वैल्यू निकाल लिए हैं और y की, यानी कि x की भी वैल्यू निकाल लिए हैं और y की वैल्यू निकाल लिए हैं। x की वैल्यू कैसे निकालने हैं, अगर कोई लाइन है, एक सीधी लाइन पे अगर एक एंगल 125 है तो दूसरा एंगल हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा एंगल हमारा 180 में से घटा के 55 निकाल लेंगे। तो हमारा यहाँ का एंगल क्या मिल गया था, यहाँ का एंगल 55 आ गया था, यानी कि x का की वैल्यू कितनी आई थी, 55 आई थी। और इन दोनों को जोड़ के
125 में से हम फिर से 180 में से 125 सब्ट्रैक्ट किए थे तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई थी, 55 आ गया था। और अगर हम लोग देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, z का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो वैल्यू हमारी c की होगी वही वैल्यू हमारी किसकी होगी, z की भी होगी। तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी 55 आ जाएगा। तो हमारा यह आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि डायगोनल, एक सेकेंड, डायगोनल AC and BD of a trapezium ABCD with parallel with AB is parallel to DC intersect each other at point O using a similarity criteria for two triangles so that OC AO divided by OC is equal to OB डिवाइड बाई OD। कहा क्या है क्वेश्चन में, पूरा समलंब ABCD जिसमें AB इज पैरेलल टू DC के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुज को की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए हमें प्रूफ क्या करना है, OA डिवाइड बाई BO इज इक्वल टू CO डिवाइड बाई OD प्रूफ करना है। अब सबसे पहले अगर हम लोग देखें क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में यही बोला है कि एक कोई ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम ढंग का नहीं बना, चलो ढंग का बनाते हैं। एक कोई ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम के दो डायगोनल है, डायगोनल का मतलब हिंदी में कहते हैं विकर्ण, और ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को O पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काट रहे हैं। ये हमारा DC हो गया। हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल AOB जो है, ट्रायंगल जो COD है, ये दोनों समरूप होंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल समरूप हो गए तो हमें इसे बहुत आसानी से प्रूफ कर देंगे। चलिए तब इसे प्रूफ करते हैं। हमारे पास रूल क्या क्या है, हमारे पास ए रूल है। इसके अलावा कौन कौन से रूल है, सारे आप लोग लिखेंगे। एस रूल है, SAS रूल है। इसके अलावा हमारा ए रूल है। इसके अलावा हमारा SSS रूल है। इसमें से देखेंगे कौन सा रूल यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, उसी के अनुसार हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। किस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करना है हमें। चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। तो ये दोनों, सबसे पहले ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो रहा है, जेड का फॉर्मेशन हो रहा है, और जेड का फॉर्मेशन होते ही एंगल बी एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। अगर यहाँ यक्स है तो यहाँ भी क्या होगा, यक्स होगा। एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ODC। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ODC। पहला एंगल हमारा इक्वल हो गया। अब यहाँ भी हम लोग देखेंगे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, जेड का फॉर्मेशन हो रहा है। वो भी कैसे, उल्टा जेड का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन जेड का फॉर्मेशन यहाँ भी हो रहा है। तो यानी कि एंगल जो हमारा ए होगा वो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर हम एंगल ए को y मान ले तो हमारा सी भी क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल OCD। अब यहाँ आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमें पता है दो पैरेलल लाइन के बीच में जब भी कभी भी क्रॉस का सिंबल बनता है तो यह ऊपर का एंगल नीचे के एंगल के बराबर होता है, और इस साइड का एंगल इस साइड के एंगल के बराबर होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा जो यह एंगल है वो
इस एंगल के बराबर है। इसे अगर हम लोग z मान ले तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। अब हम चलते हैं ट्रायंगल का फॉर्मेशन करने कि मतलब कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है। तो यहाँ पे हम a लिखेंगे, a का एंगल क्या है, y है। तो यहाँ पर हम c लिखेंगे, c का एंगल क्या है, y है। फिर यहाँ पर b लिखेंगे, b का एंगल x, यहाँ पर d का एंगल x, यहाँ पर z मतलब वो b z का एंगल क्या है, o का एंगल z है, o लिखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, o लिखेंगे। यानी कि हमारा ट्रायंगल ABO इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDO। अब हम रेशियो देखेंगे। रेशियो देखने का तरीका क्या होता है, ऐसे चलेंगे, AB डिवाइड बाई CD डिवाइड बाई CD। अगर दो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। चलिए सिमिलर यहाँ थोड़ा सा लिखते हैं, ABO ट्रायंगल ABO इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDO। अब सिमिलर के लिए कौन कंडीशन क्या था कि अगर कभी भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके सारे रेशियो क्या होंगे, समान होंगे। और रेशियो लिखने का तरीका, सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ। ए क्या हो जाएगा, AB, आगे से दो उठाए हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CD डिवाइड बाई CD। फिर हम आगे का दो उठाते हैं, बराबर में BO, यहाँ पे क्या हो जाएगा, DO इज इक्वल टू DO इज इक्वल टू, अब हम पहला और लास्ट यानी कि लास्ट से पहला आएंगे, क्या हो जाएगा, OA इज इक्वल टू OC। अब अगर हम लोग ये देखें कि BO डिवाइड बाई DO इज इक्वल टू OC डिवाइड बाई OC, AO डिवाइड बाई OC क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अब इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर O को इधर लेते आए और B को इधर भेज दें तो हमारा आ जाएगा OC डिवाइड बाई OD इज इक्वल टू OA डिवाइड बाई OB। और यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा प्रूव हो गया जो हमें चाहिए था। यह ट्रायंगल सिमिलर हुआ और सिमिलरिटी क्या हुई, प्रूव हो गई। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आप लोग अपने मन से कीजिए, तब तक मैं 2-3 मिनट पानी पी लेती हूँ। वैसे आप लोग भी अपने साथ पानी रख के बैठ सकते हैं। पढ़ते समय पानी पीना बहुत सही रहता है, पढ़ाते समय तो और भी, क्योंकि पढ़ाते समय बोलना भी पड़ता है। मेरे पानी का बॉटल मिल ही नहीं रहा है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तब तक आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। यह इस मतलब क्वेश्चन में है क्या, दिया क्या गया है, ये सब सोच सकते हैं खुद। तो अगर हम लोग देखें तो इस ट्रायंगल में जो हमें दिया गया है वो दिया गया है QR डिवाइड बाई QS इज इक्वल टू QT डिवाइड बाई PR दिया गया है। अब यहाँ देखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दिया गया है दूसरा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब इसे अगर हम समझे, यहाँ क्या दिया गया है, थोड़ा सा ध्यान से समझे तो ये दिया गया है QR का जो रेशियो है, QR का जो रेशियो है और QS का जो रेशियो है, वही रेशियो QT का है और किसका है, PR का है। वही रेशियो किसका किसका है, QT और PR का है। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूफ में देखें तो PQS इज सिमेट्रिकल टू TQR दिया गया है। क्या है, TQR के, यानी कि PQ जो है, PQ हमें प्रूव क्या करना है, ये जो PQS है, एक सेकंड इसको थोड़ा सा मिटाते हैं।
हमें जो हमारा ट्रायंगल पी क्यू एस है, पी क्यू एस ए बना, उसे सिमेट्रिकल दिखाना है। किसके सिमेट्रिकल दिखाना है? तो ये जो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल है यानी कि टी क्यू और क्यू आर के सिमेट्रिकल, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसके सिमेट्रिकल दिखाना है। और सिमेट्रिकल दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा कि अगर हमारा ये क्यू आर का जो रेशियो है विथ क्यू एस के, वही रेशियो अगर हमें मिल जाए क्यू टी का क्यू पी के साथ। क्या कही हूँ? ये फिर से हम लोग देखेंगे। कही हूँ क्यू आर का क्यू एस के साथ जो रेशियो है यानी कि क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस, इसका जो रेशियो है हमें किसके साथ मिल जाए? क्यू टी के क्यू टी डिवाइड बाई क्यू पी के रेशियो के साथ। तो हमारा क्या हो जाएगा? यह दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अगर इस यह रेशियो मिल जाए तो ये जो हमारे दोनों ट्रायंगल होंगे, ये जो बीच में छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। अब इसके लिए चलते हैं। हमें एक कंडीशन तो दिया गया है, लेकिन यहाँ कंडीशन में पी आर है। हमें ये पता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल रहे, क्या रहे? अगर कोई भी ट्रायंगल रहे और इस ट्रायंगल में अगर यह दोनों एंगल समान रहे, अगर यह एंगल x रहे और यह भी एंगल x रहे, तो ये जो हमारी यह भुजा होगी यानी कि पी क्यू आर जो होगी, तो हमारी कह सकते हैं कि ये जो पी क्यू होगी वह पी आर के बराबर होगी। क्या होगी? पी क्यू जो होगी वह पी आर के बराबर होगी। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। अब यहाँ हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ भी अगर इस ट्रायंगल को देखें तो इस ट्रायंगल में क्या है? यह इस ट्रायंगल में यह एंगल इस एंगल के बराबर है, यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि पी क्यू जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा? पी आर के बराबर हो जाएगा। इसके बाद जो हमें क्वेश्चन में इक्वेशन दिया गया है उसको लिख लेते हैं। क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइड बाई पी आर। अब जो यहाँ पी आर की वैल्यू दी गई है उसे हम यहाँ से उठा के इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में रख लेंगे, और इक्वेशन 2 में रखते ही हमें क्या मिलेगा? हमें यही वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं उसे लिखूं तो ये हो जाएगा क्यू आर बटे क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइड बाई पी क्यू। और हमें रेशियो किसके किसके बीच में मिल गया? हमें रेशियो मिला इसका जो बड़े वाले ट्रायंगल में क्यू आर का रेशियो क्यू एस के साथ था, वही छोटे वाले ट्रायंगल में पी क्यू टी का रेशियो क्यू पी के साथ मिल गया। और जब हमें इतना मिल गया तो हम लोग यहाँ से एक कह सकते हैं, क्या कहेंगे? कि ट्रायंगल पी क्यू एस जो होगा वह क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल हो जाएगा टी क्यू आर के। और यहाँ से प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अपने मन से कीजिए। यहाँ पर रूल क्या होगा? ए रूल से यह प्रूफ हो जाएगा कि आर पी क्यू आर टी एस के क्या है? सिमेट्रिकल है। चलिए आप लोग करिएगा अपनी कॉपी पे, तब तक मैं बताती हूँ। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल क्या है? एक ट्रायंगल है आर पी क्यू और दूसरा ट्रायंगल छोटा है, ये क्या है? आर एस टी है। जहां पर हम लोग देखें आर दोनों जगह पे क्या है? कॉमन है। आर क्या है? कॉमन है। अगर मान लेते हैं इसकी वैल्यू 30 है तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी। तो हम इन बोथ ट्रायंगल हम लोग क्या कर सकते हैं? दोनों ट्रायंगल में आर इज इक्वल टू आर है, ये लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है? जो एंगल P है वो एंगल आर टी एस के बराबर है, यानी कि एंगल अगर P हमारा 50 है तो हमारा यह T
आर टी एस भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो हम दूसरा लिख सकते हैं एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। अब तीसरा हम लोग देखेंगे, ये कितना हो जाएगा, 30 और 50 80 हो जाएगा, और 180 में से 80 घटाएंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। कितना आएगा, 100 आ जाएगा। तो हमारा तीसरा एंगल 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, 100 मतलब 180 में से अगर हम लोग 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा तीसरा एंगल यहाँ भी 100 आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S। और ए रूल से हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों एंगल सिमिलर हैं। आइए अब यहाँ देख लेते हैं एक बार। देखिए एंगल R दोनों जगह है, इसलिए कॉमन एंगल होने के कारण एक क्या हो जाएगा, दोनों ही ट्रायंगल में A इक्वल हो जाएगा। और एंगल P एंगल T के इक्वल है, एक क्वेश्चन में दिया गया है। और अगर दो एंगल का सम तीसरे एंगल से घटाया जाएगा तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, जो अभी कुछ देर पहले मैं करके दिखाऊंगा। तो एंगल जो हमारा P, जो हमारा आर पी क्यू होगा, वो किसके सिमेट्रिकल होगा, तो आर टी एस के सिमेट्रिकल होगा। क्यों होगा, क्योंकि फिर से एंगल लिख के करना आसान होता है, तो एंगल लिख के करते हैं। ये थीटा हो जाए अगर, तो यह बीटा हो जाए। अगर यह बीटा है तो ये गामा हो जाए, यह भी क्या होगा, गामा हो जाएगा। अब लिखते हैं बड़े वाले एंगल को। तो R के सामने क्या है, R है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, R के सामने R हो जाएगा। अगर हम B को लेते हैं, दूसरा एंगल हमारा B, तो यहाँ भी दूसरा एंगल हम B के सामने लेंगे। B के सामने P है, मैंने D ही लिख दिया। B के सामने क्या है, बीटा के सामने क्या है, P, तो यहाँ P हो जाएगा। यहाँ बीटा के सामने क्या है, T, तो यहाँ T हो जाएगा। अब बड़े वाले एंगल में गामा के सामने क्या है, तो Q हो जाएगा। यहाँ पे ही गामा के सामने क्या है, यस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं आर पी क्यू इज सिमेट्रिकल टू आर टी एस। क्यों, क्योंकि तीनों का तीनों एंगल इक्वल है। इसी वे पे हम लोग इसे कह सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हमें कहा गया है कॉन्ग्रुएंट है। ये जो सिंबल होता है वो कॉन्ग्रुएंसी का होता है, और ये जो सिंबल होता है वो सिमिलरिटी का होता है। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी होती है आपकी सर्वांग समता, और सिमिलरिटी क्या होती थी, समरूपता। जिसमें आप लोगों को कॉन्ग्रुएंसी के बारे में मैं बताई थी कि अगर दो ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होंगे ही। उनके क्या होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होंगे ही, साथ में उनका साइड भी इक्वल होगा। यानी कि अगर यह ए बी सी है और यह डी ई एफ है, तो ए बी एग्जैक्ट बराबर होगा डी एफ के, और बी सी एग्जैक्ट बराबर होगा एफ ई के, और ए सी एग्जैक्ट बराबर होगा डी ई की। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था कि जो इनका शेप और साइज दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही होता है कि एक जैसी दो चीजें, चाहे वो कुछ भी हो, एक जैसे दो सिक्के आप ले लेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। एक जैसे दो आप स्क्वायर ले लेंगे सेम साइज के, जैसे इसका अगर भुजा, इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है तो इसकी भी भुजा कितनी, 4 सेंटीमीटर, तो ये दोनों भी क्या कहलाएंगी, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी। यह दोनों भी क्या कहलाएंगी, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी। अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लीजिए, दोनों की भी क्या होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर दोनों की भी लेंथ, यानी कि साइड दोनों की अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये दोनों भी क्या कहलाएंगी, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी। कॉन्ग्रुएंट क्या मतलब ही होता है, एक जैसी दो चीजें। तो यहाँ पर क्या बोला है कि ए बी ई, क्या ए बी
ई। ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है किसके? ए सी डी के। किसके? ए सी डी के। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, हमारा जो ए बी होगा वह किसके बराबर होगा? ए ई के बराबर होगा। हम लिखने के लिए यहां से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ए बी इज इक्वल टू ए सी, जो मैं पहले से ही आपको बताते आ रही हूं। बी ई इज इक्वल टू सी डी और ए ई इज इक्वल टू ए डी। ए डी ए हो जाएगा ना, ए ई इज इक्वल टू ए डी। अब अगर हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें, यानी कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से भाग लगा दें, यानी कि ए ई बटे में क्या लिख दें? बी ई। ए बी इज इक्वल टू ए डी बटे में क्या लिख दें? ए सी। चलिए इस क्वेश्चन को नेक्स्ट बताते हैं, वीडियो काफी लंबा हो रहा है। तो ये छठे क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बचा है, तो 10 क्वेश्चन आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में मैं काफ़ी थकी हुई थी, फिर भी अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो को बनाने के लिए। तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में आप ये भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।